अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूँ आदिल निज़ामी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाजी मुजाहिरीन इस टाइम इस्लामाबाद के डी चौक के करीब मौजूद हैं, जहाँ पर पुलिस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के माबैन आँख मचोली जारी है। कारकुनान पुलिस पर पथराव करते हैं, आगे जाने की कोशिश करते हैं, पुलिस की जानिब से जवाबी शेलिंग की जाती है। अली मीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा से इस काफिले के हमरा इस्लामाबाद आए थे, लेकिन हमने देखा कि दोपहर के करीब जब इस्लामाबाद में पहुंचे तो वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा हाउस चले गए, जिसके बाद से उनके बारे में मुख्तलिफ किस्म की इस्लामाबाद में जो है खबरें ज़ेर गर्दिश रही, अफवाहें उनके बारे में ज़ेर गर्दिश रही। कहा गया कि उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में उसकी तरदीद भी आ गई। लेकिन इस वक्त जो CM KP के अली अमीन गंडापुर हैं, उनका राब्ता जो है वो मुनक़ते है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया है कि अब जो पूरा मामला है उसकी देखभाल जो है आज़म सबाती करेंगे। साथ साथ हम देख रहे हैं कि ये तो प्रोटेस्टर का मामला है, ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी पहुंचा। जो ट्रेड यूनियन है इस्लामाबाद की, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रब्ता किया, वहाँ इस्तदा की कि शहर जो है उसको बंद किया गया है, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से हुक्मनामा सामने आया है। इस्लामाबाद में एहतजाज और लॉकडाउन पर ताजरों की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ने हुक्मनामा जारी किया। वफाकी दारुल हुकूमत में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जाएगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये हुक्मनामा है। शंघाई ताउन तंजीम सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान इस्लामाबाद में एहतजाज किसी सूरत नहीं होना चाहिए, ऐसी सूरत हाल किसी सूरत पैदा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ हुक्मनामे में ये भी कहा गया अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए मुनासिब इंतजामात जो हैं किए जाएँ। वज़ारत दाखिला को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से हमने देखा ये डायरेक्शन दी गई है। अभी हम देख रहे हैं प्रोटेस्टर वहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस की भी भारी नफरी, इसके साथ साथ दीगर जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। इस टाइम वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आज शदीद बारिश भी हो रही है। देखते हैं रेड जोन में इस टाइम क्या सूरत हाल है। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा हैं फरा महजूबी, उनसे जानते हैं। शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा इस टाइम क्या सूरत हाल है रेड जोन की, उसके अतराफ की? प्रोटेस्टर मौजूद है, पुलिस मौजूद है, क्या देख रही हैं, क्या मनाजिर है वहाँ पर? जी आदिल, अगर बात कर ली जाए इस वक्त KP के जो वज़ीर आला हैं उनकी क़यादत में जो काफ़िला था वो इस वक्त डी चौक पर पहुंच चुका है। डी चौक पर कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है और अब से कुछ देर कबल तक यहाँ शदीद शेलिंग हो रही थी, लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद का मौसम जो है वो बदला है और मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, यालाबारी भी हो रही है, जिसके बाद शेलिंग का असर जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गया है, क्योंकि मूसलाधार बारिश हो रही है। और अब से कुछ देर कबल तक तो इस इलाके में खड़े होना भी मुहाल था, क्योंकि शेलिंग का असर इतना ज़्यादा था इस डी चौक और इसके मुल्हिका इलाकों में कि कारकुनान की जानिब से जो है वो दरख्त जलाए गए। कई जो दरख्त हैं जो कि रेड जोन में मौजूद थे, जो कि डी चौक के करीब मौजूद थे, उन्हें जलाया गया है। और इसके बाद भी कारकुनान जो हैं वो जैसे ही रेंजर्स ने अपनी पोजीशन संभाली तो कारकुनान जो है वो पसपा हो गए। कारकुनान जो हैं वो मुख्तलिफ मकामात पर पनाह लिए हुए हैं, लेकिन हाल जो है यहाँ से जो है वो वापस नहीं गए। कारकुनान की मौजूदगी यहाँ पर अभी भी है, लेकिन इस्लामाबाद का मौसम बदलने से एहतजाज की सूरत हाल ज़रूर बदली है। इस वक्त दिन भर ये इलाका जो है वो मैदान जंग बना रहा, डी चौक पर झड़पें होती रहीं, लेकिन इस वक्त जो है वो बारिश होने से कुछ जो है ये मामला थमा है। बारिश इस वक्त शदीद हो रही है, मौसम बदलने से शेलिंग का असर भी कम हुआ है और पुलिस ने भी जो है वो दिन भर झड़पों के बाद कुछ जो है वो सुख का सांस लिया है, क्योंकि सुबह से ही जो पुलिस के दस्ते थे, रेंजर्स थी यहाँ पर तैनात थी और झड़पों का सिलसिला जारी रहने की वजह से पुलिस भी थक चुकी थी और अब पुलिस भी जो है वो कुछ देर के लिए। ठीक है फरा, ये आपने बता दिया कि इस टाइम रेड जोन की क्या हाल है। बाकी जो इलाके हैं इस्लामाबाद के, जो बाकी एंट्री पॉइंट है, वहाँ पर आप क्या सूरत हाल देख रही हैं कि अभी भी वहाँ से प्रोटेस्टर आ रहे हैं और बाकी जो लोगों के मामलात ज़िंदगी हैं उनके हवाले से बताइएगा वो कैसे मुतासिर हो रहे हैं? जी देखें आदिल, अगर शहरियों की मुश्किलात की बात की जाए तो शहरी जो है गुज़िश्ता 3 रोज़ से शदीद मुश्किल का शिकार हैं, जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरी हैं, क्योंकि रावलपिंडी भी जो है इस एहतजाज के पेश नज़र पार्शली जो है वो बंद किया गया है। रावलपिंडी के भी कई सड़कों पर जो है हमने कंटेनर्स देखे हैं। जब जैसे ही आप पेशावर रोड पर चढ़ते हैं तो आपको 3 से 4 रुकावटों का सामना करना पड़ता है। IJP रोड पर दाखिल होने के लिए 26 नंबर चुंगी के मकाम पर भी रुकावटें कायम की गई हैं। तो जो लोग दफातर में आ रहे हैं, इस्लामाबाद की जानिब आ रहे हैं, उनके लिए खासी मुश्किल है। गुज़िश्ता 2 रोज़ से रास्तों की बंदिश के बाइस लोग यहाँ से जो लोग यहाँ आ जाते हैं उनके लिए वापस जाना एक सवालिया निशान बन जाता है। मामूलाती ज़िंदगी काफ़ी हद तक मुतासिर हुए हैं, क्योंकि मेन शहर
शाहराएँ बंद हैं, तमाम जो हाईवेज़ हैं उस पर ट्रैफिक की रवानी ना होने के बराबर है। ट्रैफिक जो है वो हमें नज़र ही नहीं आ रही। ट्रैफिक शदीद मुतासिर है। नकलो हमल जो है लोगों की महदूद होकर रह गई है। इस सूरत हाल में जो है मोबाइल फ़ोन सर्विस की बंदिश और इंटरनेट सर्विस की जो बंदिश है उसकी वजह से भी शहरी जो है वो शदीद अजियत का ठीक है, बड़ा बहुत शुक्रिया आपका। अभी देखते हैं कि अलीमीन गंडापुर जो हैं वो इस्लामाबाद पहुँच गए थे, जिसके बाद वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस चले गए थे। उनके बारे में मुख्तलिफ इतलात थी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जो हैं मोहम्मद ज़रीफ़ साहब मौजूद हैं। ज़रीफ़ साहब ने आज ये खबर भी ब्रेक की थी सबसे पहले कि अलीमीन गंडापुर प्रोटेस्टर के साथ आए तो हैं, लेकिन प्रोटेस्टर को छोड़कर खैबर पख्तूनख्वा हाउस में चले गए। ज़रीफ़ साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अब आपके पास क्या इतलात हैं? अलीमीन गंडापुर कहाँ पर हैं? उनसे किसी का रब्ता हो पाया? आदिल निज़ामी बहुत शुक्रिया। अलीमीन गंडापुर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा जो है वो पहुंचे थे, और इस्लामाबाद अगर उनके पहुंचने की बात की जाए तो जो है वो खैबर पख्तूनख्वा जो हाउस है वहाँ पे पहुंचने के बाद आज दिन भर मुतज़ाद इतलात चलती रही। यहाँ तक के मुतादिद टीवी चैनल की जानिब से ये खबरें भी चलाई गई कि जो है उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और उनको गिरफ्तार क्योंकि ऐन उसी वक्त जब वो जो है वो केपी के हाउस के अंदर दाखिल हुए तो उसी वक्त जो है एक अदालत की जानिब से भी जो है वो उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट जो गिरफ्तारी है वो सामने आ गए थे। उसके बाद काफ़ी देर ये इतलात चलती रही, लेकिन उसके बाद फिर ये चीज़ सामने आई कि जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार नहीं किया गया। इस बात की तो तस्दीक हो गई है कि वो उनको जो है वो जो केपी के हाउस है वहाँ से तो वो रवाना हो चुके हैं। अब उसके बाद मुतज़ाद इतलात आ रही हैं। पहले ये इतलात आ रही थी कि वो पेशावर की जानिब जो है अपने काफिले की हमरा रवाना हो गए, लेकिन अब एक इतलात ये भी आ रही है कि जो है वो अलीमीन गंडापुर जो है अडयाला जेल जो है वो रवाना हो गए हैं, और वज़ीर आला केपी के बानी पीटीआई से मुलाकात मुतवक्का है, और अलीमीन गंडापुर जो है एहतजाज के हवाले से बानी पीटीआई से ठीक है, मतलब आप ये बता रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा थे, उसके बाद वहाँ से रवाना हुए हैं, और मुतज़ाद अभी भी इतलात हैं कि या तो पेशावर चले गए या फिर उनको अडयाला जेल लेकर जाया गया, जहाँ बानी पीटीआई से उनके सब मामला के मुज़ाकरात की बातचीत हो, ताकि जो मामला है उसको कूल डाउन किया जा सके। ज़रीफ़ बहुत शुक्रिया आपका। अभी नाज़रीन एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद होंगे। आज की जो पूरी डेवलपमेंट है, जो सियासी सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, रान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हसन अयूब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार हैं, और हमें साथ साथ हाफिज़ एहसान भी ज्वाइन करेंगे आगे चल के प्रोग्राम में। बैरिस्टर साहब, अलीमीन गंडापुर कॉन्वॉय के साथ, अपने लोगों के साथ, काफिले के साथ कल निकले थे, इस्लामाबाद पहुँचने में कामयाब हो गए, तो ये खैबर पख्तूनख्वा हाउस लेने क्या गए थे? अभी तो आइडिया नहीं है जी। अभी तो उमर अयूब साहब ने ट्वीट किया कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस रेंजर्स और पुलिस दाखिल हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा हाउस चाहे बेशक इस्लामाबाद में है, मगर टेरिटरी वो कंसिडर KPK की होता है, उसका अपना डेकरम है, उसकी अपनी सेफ्टी है, अपने मामलात हैं। तो बुनियादी तौर पे यही लग रहा है कि फेडरेशन ने जो है ना KPK को फतह करने की कोशिश की। चले जी, हसन अयूब साहब, हसन साहब आपके पास क्या इतलात हैं जनाब? प्रॉपर वहाँ से एहतजाज लीड करते हुए बिला आखिर इस्लामाबाद पहुँचने में कामयाब हुए, लेकिन उस तरह से हमने देखा ज़्यादा हर्डल्स भी नहीं थी, शेलिंग हुई कुछ रस्तों में, लेकिन बआसानी इस्लामाबाद पहुँचने में कामयाब हो गए। तो खैबर पख्तूनख्वा हाउस किस लिए गए कारकुनान से अलग होकर? नहीं, वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस गए थे, जारी बात है खासा लंबा उन्होंने जो है वो वक्त गुजारा था, तो बंदा जारी बात है कि जहाँ पर इसके पास फैसिलिटीज़ हो, CMNXC है, वहाँ पर जाकर फ्रेशअप होना चाह रहे थे, और वहाँ से फ्रेशअप होकर कुछ आपको पता है कि एक लंबी तवील जो है वो रात गुजारी उन्होंने खुले आसमान के नीचे, और कल सुबह के वो चले हुए थे। पहले वो कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, वहाँ से उन्होंने ज़मानतें कंफर्म करवाई, फिर वहाँ से वो निकले, फिर एहतजाज को कॉल करते हुए सारा दिन टीयर गैस, रात तक टीयर गैस खाते रहे, और फिर वो बड़ी आसानी तरीके से जो है वो मारगला रोड है वहाँ से ईरान एवेन्यू से होते हुए वो इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो गए। कोई रेजिस्टेंस उनको नहीं हुई, कटी पहाड़ी के बाद कोई रेजिस्टेंस एज सच जो है उनको उसका सामना नहीं करना पड़ा। अब वो KP हाउस गए तो पहले तो इतला आई कि शायद ये रेजिस्टेंस का सामना क्यों नहीं करना पड़ा? हुकूमत ने फ्री हैंड दिया, आने दिया कि कारकुनान अच्छी खासी तादाद में थे, हुकूमत रोकना नहीं चाह रही थी। नहीं, तो अगर इस्लामाबाद वो आना चाह रहे थे तो ठीक है, वो आ गए, दाखिल हो गए, जो पर्पस वो अचीव करना चाह रहे थे वो पर्पस अचीव हो गया।
अब उन्होंने क्या करना है, इस्लामाबाद को फतह करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना होता है, ये रिकॉर्ड कराना होता है, रिकॉर्ड करा लिया था। और अली अमीन गंडापुर भी पहुंच गए थे, एहतजाज रिकॉर्ड करा के आई बिलीव वो चले गए। अब कुछ सॉफ्टवेयर भी उनका प्रॉब्लम कर रहा था, तो वो सॉफ्टवेयर आपको पता है पहले भी वो कुछ टाइम जो है वो लापता रहे थे, तो वो डिप पे चले जाते हैं। उनकी एक रवायत है, माजी की तरह अली अमीन गंडापुर की एक रवायत है कि वो डिप में चले जाते हैं। एक बार फिर वो डिप में चले गए हैं। पहले भी जब वो डिप में गए थे तो उससे पहले उनका सॉफ्टवेयर जो है करप्ट हो गया था इस्लामाबाद के जलसे में। तो अभी भी जो है ये पूरी लंबी उन्होंने जो है एक कहते हैं कि लॉन्ग मार्च किया है पेशावर से इस्लामाबाद तक। तो सॉफ्टवेयर थोड़ा सा उनका मसला कर रहा था, तो वो उसकी अपग्रेडेशन के लिए, उसको अपडेट कराने के लिए वो जो है वो आगे दोबारा री एनर्जाइज होने के लिए वो केपी के हाउस आए हैं। तो वहां पर अब सॉफ्टवेयर उनका शायद अपडेट हो गया होगा इस टाइम तक, या अगर नहीं हुआ तो थोड़ी देर तक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बैरिस्टर साहब, ये यही मकसद था, मतलब कि आए और कारकुनों से अलग होकर वहाँ पर गए, कोई बातचीत करने गए थे, जिस तरह कह के अपने आप को सिर्फ फ्रेश करने गए थे, एक लंबा ट्रैवल करके इस्लामाबाद तक पहुँचे थे? देखें, इधर बात हो रही है अरेस्ट की हो रही है, ये कोई इतना सिंपल बात नहीं है या कोई मजाक में टाल दी जाए। देखें, इसके बड़े रिपरकशंस आने हैं। आप एक सीएम की अरेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये कोई मजाक नहीं है, ठीक है। और सूबे को वो लीड करके अगर आपके इस कैपिटल के अंदर ले आए तो आप मतलब खुद हालात ख़राब कराना चाह रहे हैं। आपने क्राउड को मॉब में बदलने का मौका दे रहे हैं। आपको पता है कि क्राउड इस वक्त खाली दो शख्सियात को देखता है, निकला है वो इमरान खान के लिए, उन्हें लीड कर रहा है अली अमीन गंडापुर। अब अली अमीन गंडापुर फील्ड में नहीं है तो वो किसके रहमो करम पे है? तो ये देखें, ये सारी चीज़ों को एक प्लानिंग के तहत किया जा रहा है और ये प्लानिंग बहुत जल्दी बेनकाब हो जाएगी। जिस तरफ से भी MLFID होगी वो छुपनी नहीं है। देखें, अब ज़माना बहुत आगे चला गया है, जिस तरह की साजिशें हो रही हैं इस मुल्क के साथ वो सारी बेनकाब हो जाएंगी। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम का सॉफ्टवेयर नहीं, ये ओवरऑल हमारे पूरे मुल्क का सॉफ्टवेयर अपडेट होने जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आकर ऐसा प्रोटेस्ट करना था, वन डे इवेंट तो नहीं था, ये तो टेस्ट मैच लग रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी अपनी तैयारी के साथ आ रही है, यहाँ पर आकर रुकेगी, स्टे करेगी, कोई आकर धरना भी हो सकता था। तो ये जिस तरह हसन साहब कह रहे हैं कि आना था, प्रोटेस्ट करना था, वापस ऐसा तो कुछ नहीं था ना, अभी रुकना था यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, रुकेगी अभी भी? नहीं, देखें, बात है कि प्रोटेस्ट निकला किस लिए है। प्रोटेस्ट निकला है कि अदलिया के साथ जो होने जा रहा है, जो गैर आइनी तरमीम लाई जा रही है, इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, एक आइनी इदारे को दूसरे आइनी इदारे से लड़ाया जा रहा है, उसके लिए आया जा रहा है कि हम तंबीह कराना चाह रहे हैं कि अदलिया इतनी कमज़ोर नहीं है, अदलिया के साथ ना लड़ें। नून लीग का तो वतीरा रहा है, वो पहले भी सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर चुकी, वो हमेशा जजेस के साथ जो है ना एक मैच फिक्स करके उनका मामला चलाने की कोशिश करती है। और आज जब अदलिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो इस तरह से अदलिया पे हमला कर दिया है। तो उस सारी चीज़ों को बेसिकली उन्हें इससे पीछे करने के लिए जो है ना तहरीक इंसाफ आज मैदान में निकली है और डी चौक पे आने का यही मकसद है, और इससे ज़्यादा क्या मकसद हो सकता है। लेकिन जब तक ये जो तरावी में हो नहीं जाती, बैठने का प्रोग्राम था, यहाँ बैठते, एक तरफ चले ये तो एहतजाज हो गया, दूसरी जानिब आपको हम देख रहे थे मौलाना एंगेज कर रहे थे। देखें जी देखिए, ये रोज़ की बुनियाद पे इंगेज कर रहे हैं, ये खाली को डी चौक का नहीं, जैसा आज कहा गया लाहौर का कहा गया, कल को डिफरेंट शहरों का हो सकता है। ये बेसिकली अक्टूबर का महीना जिस तरह का महीना है, इसमें स्ट्रैटेजी दिन डे टू डे के लिहाज से चेंज करेगी। ये नहीं है कि आज अली अमीन गंडापुर को आप माइनस कर लेंगे तो मामलात चीज़ें बदल जाएंगी। देखिए, हालात चीज़ें कंट्रोल में अब या अवाम के हैं या इमरान खान के हैं। देखिए, आपको चीज़ों को रियलाइज़ करना पड़ेगा। आप उस चीज़ को कर रहे हैं, सारों ने ये समझा था कि यार ये जमात तो जलसा ही नहीं कर सकती, पिंडी इस्लामाबाद के मुसलसल जलसे कैंसिल हो रहे, तो फिर आपने देखा किस तरह से मूड चेंज हुआ। और अब हालात देखें कि आपको जिस वक्त भी जिस शहर भी चाहिए वो पूरा हालात ऐसे बन जाते हैं, गवर्नमेंट इस तरह से पैनिक करती है कि कंटेनरों की दीवार खड़ी कर हो जाती है। और आज आपने खुद देखा, श्रीनगर हाईवे को आपने खुद श्रीनगर बनाया, मामलात देखे आपने, जो है ना आर्टिकल 245 भी लगा के फौज बुला के भी जो है ना मनासिर दिखाने की कोशिश की। तो वो सारी चीज़ों से देखें अवाम अब बहुत आगे चली गई है, अवाम के मुँह में इस वक्त लुकमा नहीं है। देखिए, आपको बेसिक रियलाइज़ करना है, जब बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ नहीं होंगी आपकी मेजॉरिटी ऑफ द अवाम के पास, तो
देखें आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट ख़तरे में बढ़ जाता है। आप इन सारे लोगों को इंगेज करें, आप गवर्नमेंट्स को इंगेज करके लोगों की रिहैब पे काम करें, लोगों के वसाइल की डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करें। अगर ये कॉन्सनट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज बड़े शहरों में होना है, बड़े लोगों ने ही बस इधर के फैसले करने हैं, तो लोग उस चीज़ को नहीं मानेंगे। लोग अब और तरह से देख रहे हैं। और देखें इमरान खान ने डिफ्रेंशिएट क्या किया है। इमरान खान बेसिकली उन लोगों की आवाज़ बनाए। ये और लोग भी बन सकते थे मगर और किसी ने इस तरह से जुर्रत नहीं की। लोग आए, पॉपुलर नारों पे आते रहे, मगर फिर उसी अशराफिया का हिस्सा बन जाते थे और उसी के साथ चल पड़ते थे। इमरान खान ने अपनी गवर्नमेंट की कुर्बानी दे के ये साबित किया कि नहीं, वो उनसे डिफरेंट है और उस डिफरेंस की वजह से अवाम अब तक उनके साथ खड़े हैं। वरना देखें इमरान खान की ज़ात ने उन्हें क्या देना है। अब वो एक होप है जिसकी वजह से वो इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है हसन साहब, ये बात तो ठीक है ना, पाकिस्तान तरीके से पॉपुलैरिटी तो बढ़ रही है, हुकूमती इकदाम अपनी जगह, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, रावलपिंडी हो, फिर जो दीगर शहरों में एहतजाज की कॉल थी, लोग तो निकल रहे हैं। और अभी देख लें कि एक बड़ी तादाद में लोग तो निकले हैं, तो हुकूमत तो मजीद पॉपुलर कर रही है पाकिस्तान तरीके इंसाफ को। देखिए, मैं तो ताज्जुब है कि सरकारी वसाइल, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तमाम तर वसाइल को इस्तेमाल करने के बावजूद भी 5 से 7 हज़ार लोगों का मजमा वो लेकर पहुंचे हैं इस्लामाबाद। अब अगर ये अब पॉपुलैरिटी का लेवल ये आ गया है पूरे सूबे के हवाले से, पंजाब ने तो मुकम्मल, यानी कोई बंदा निकला ही नहीं पंजाब से। आप मुझे बता दें कि लाहौर से इतना बड़ा काफिला आया, आपका चैनल हम न्यूज़ जो है उसके कोई रिपोर्टर्स भी होंगे ना पूरे मुल्क के अंदर, पूरा नेटवर्क होगा। आप अपना सेंट्रल डेस्क खोल के देखिए ना, आप चेक करें फैसलाबाद से कितने जो है बड़ा काफिला निकला, लाहौर से आपका कितना बड़ा काफिला निकला, गुजरांवाला से कितना काफिला निकला। आप ये चेक करें मुल्तान से कितने लोग निकले, बहावलपुर से कितने लोग निकले, आप सिंध से निकाल लें, कराची से निकाल लें, आप बलूचिस्तान से निकाल लें, ठीक है, कोई लोग नहीं निकले। अगर आपके पास अगर वो फुटेजेस विजुअल्स नहीं आए किसी भी और सूबे से, और सिर्फ आपके पास जो विजुअल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि मुट्ठी भर लोग जो है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी को देखा जाए तो वहां से कुछ लोग, चंद 100 लोग हैं, वो हजारों में ये चंद 100 लोगों के लिए पूरा इस्लामाबाद सील कर दिया, मोटरवेज बंद कर दी, सिर्फ चंद 100 लोगों के लिए। मतलब ये तो मसला ही कोई नहीं था, आने देते, फिर प्रोटेस्ट करने देते इजीली उनको। ये पूरा शहर को ये कंटेनर्स लगा के किला क्यों बनाया? जी, उसकी वजह ये थी कि कम से कम 150 के करीब तो अफगानी जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। वो लोग जो कि यहाँ पर आपको पता है फितना ख्वारिज है। आज भी आपने देखी होगी ISPR की प्रेस रिलीज, जिसमें हमारे जवानों ने अपनी जो है वो जान का जो है नजराना कौम के लिए, मुल्क की दफा के लिए पेश किया और अपनी जानें गंवा दी। उनकी फैमिलीज के बारे में देखें। इसलिए रियासत की जिम्मेदारी है कि शहरियों की जान और माल की हिफाजत करना। अभी भी थोड़ी देर पहले, 15-20 मिनट पहले मेरे पास एक जो है वो ग्रुप में आया, एक बंदे की तस्वीर आई है जो अफगान नेशनल है, जो गिरफ्तार हुआ है। तो जब आपको मालूम है कि जब फितना ख्वारिज जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमलावर है और ये TTP वालों के जो मजमूम मकासद हैं वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में बुनियादी जो SOPs हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के, वो तो आपने इंश्योर करने हैं। इसके ऊपर ये कह देना कि बंद किया, भाई बंद किया तो किसी खुशी से, लेकिन जो अफगान नेशनल है वो सबको आप TTP से तो रिलेट नहीं ना कर सकते। 30-35 लाख तो ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद हैं, पहले से मौजूद हैं, 80s की दहाई से यहाँ पे आए हुए हैं, तो तमाम तो तालिबान के साथ कनेक्टेड नहीं है ना, उनको सबको उनसे तो रिलेट नहीं कर सकते। सबको उनसे नहीं कर सकते, लेकिन जो मिलिटेंट्स हैं अगर वो वहाँ से इस बात को वो जो है कंफर्म कर रहे हैं सिक्योरिटी एजेंसीज को, ऐसे मिलिटेंट्स हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, जिनका ताल्लुक है TTP के साथ, और वो इन्हीं के ही एहतजाज की आड़ में इस वक्त अपने जो है मजमूम मकासद लेकर वो आए हुए हैं। और देखें जमान पार्क में भी बहुत से जो अफगानीज थे वहाँ पर वो पाए गए थे। फिर इसके अलावा 9 मई को भी बहुत से ऐसे जो फितना ख्वारिज से ताल्लुक रखने वाले लोग थे वो सामने आए। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने देखा, जिसको बड़ा आसानी नियाजी साहब ने तो बड़े खूबसूरत अंदाज में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नाम दे दिया। लेकिन आज आप देख लें कि कल जो क्रेन को आग लगाया था, नजर आतिश किया था, जो पुलिस वाले की मोटरसाइकिल को नजर आतिश किया था, वो किन्होंने किया है? वो क्या इनके लोग नहीं थे? अगर इनके लोग नहीं थे तो ऐसे लोगों को अपने अंदर जो है वो आने क्यों दिया जाता है? और अगर वो लोग इनके एहतजाज की आड़ में आकर इनको मिसयूज करते हैं तो फिर बार बार ये वो गलती क्यों रिपीट करते हैं? नियाज़ साहब देख रहे हैं ये हुकूमत की जो कंसर्न्स हैं वो ठीक है ना, कि एक बड़ी समिट होने जा रही है पाकिस्तान में, कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, 12 ममालिक के सरबराह हुकूमत जो है सरबराह रियासत पाकिस्तान आ रहे हैं। आफ्टर लॉन्ग टाइम पाकिस्तान एक इतना बड़ा इवेंट जो है उसको होस्ट करने जा रहा है। उससे पहले इस तरह का प्रोटेस्ट, और जिस तरह ये कुछ इंडिकेट भी कर रहे हैं कि कुछ ऐसे अनासिर आ सकते हैं, रेड जोन इस्लामाबाद उसको सिक्योर करना है, तो टाइमिंग बड़ी इसकी अहम है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को अपनी टाइमिंग के हवाले से नजरसानी नहीं करनी चाहिए थी।
अच्छा देखें, SCO का आना ठीक है, खुश आइंद है, को PTI उसके ख़िलाफ़ नहीं है। देखिए फ़ॉरेन डेलीगेशंस आते भी रहते हैं, ठीक है। टाइमिंग क्यों मैच कर रही है? टाइमिंग इसलिए मैच कर रही है क्योंकि इसी टाइमिंग पे आपने एक एजेंडा रखा हुआ है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करानी है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, आप बिलावल भुट्टो की स्पीचेस उठा के देख लें कि 25 से पहले करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जब आप खुद आपने मैदान सजाया हुआ है और उसके बारे में आप हमें राइट भी ना दें, हम प्रोटेस्ट करें। देखिए हमने आके क्या करना है? देखिए आपको खुद पता है इस्लामाबाद वसी इलाका है, एक रोड पे आके बैठने से क्या हो जाता है? देखिए आपकी रेड जोन की तरफ से एक्सेस है, एवेन्यू 3 की तरफ से भी, हर तरफ से आपके डिप्लोमेटिक मूवमेंट को कोई मसला नहीं होना। मगर मसला क्या है कि तरीके इंसाफ निकल क्यों रही है? देखिए इधर जो एक्सटेंशन की गेम चलने लगी है उसके खिलाफ आवाज़ क्यों उठा रही है? देखिए अगर हमने नहीं उठानी तो किसने उठानी है? देखिए इतना तो कम से कम राइट दें बोलने का। देखें सिस्टम, देखें आपने 8 फरवरी का इलेक्शन चुरा लिया, उस जो है ना हमने नई सड़कें बंद की। अगर आज हम अदलिया के लिए निकल रहे हैं तो कोई वजह है तो निकल रहे हैं। देखें हम एक कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम ऑफ थिंग्स को डिस्टर्ब करने जा रहे हैं और जो हम रियलाइज़ ही नहीं कर रहे कि हम कितना बड़ा स्टेप ले रहे हैं। देखें ये कोई एक्ट नहीं पास हो रहा कि कोई जजेस की तादाद बढ़ रही है, ये कोई और हो रही है। देखें हम सफ़े हस्ती से सुप्रीम कोर्ट को मिटाने की साजिश कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम एक और अदालत बना देंगे जहाँ मनपसंद जजेस को वज़ीर आज़म बिठा देगा और फिर ये 8 फरवरी की धांधली कभी नहीं खुलेगी। मकसद खाली ये है। देखें इस तरह से तो नहीं निज़ाम चलेगा। निज़ाम ताली तो दोनों हाथों से चलेगी। आप कहें कि नहीं जो आवाज़ उठा रहा है उसकी हम आवाज़ ही बंद कर दें, तो कुछ तो कम से कम सोचना चाहिए इस पर। ठीक है, हाफिज एहसान साहब हमें ज्वाइन कर चुके। हाफिज साहब पिछला मुसवदा आप बड़े पेज थे, मीटिंग में भी हमें नजर आते रहे। हाफिज साहब से पहले हाफिज साहब से सवाल कर ले, फिर आपको चले हसन भाई। मैं सिर्फ नियाजी साहब को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप एक्सटेंशन की बात करते हैं। मैं तो कितनी मरतबा कितने लोगों को बता चुका हूँ कि अगर चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का सरबराह लगाया गया तो वो एक्सटेंशन नहीं होगी, वो अपॉइंटमेंट होगी। मतलब बैरिस्टर हैं नियाजी साहब, तो नियाजी साहब इतनी जो बारीक बात नहीं समझते, लोगों को गुमराह करते हैं कि एक्सटेंशन है। अगर कोई नया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन रहा है और उसमें किसी जज को अगर वो क्राइटेरिया पर पूरे उतरते हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, तो वो एक्सटेंशन नहीं है जी, वो अपॉइंटमेंट है। बस इतनी बात। नई तैनाती और रिटायरमेंट के बाद भी हो सकती है, मतलब ये पॉसिबल है। चलें हाफिज साहब ये बता दें, पिछला मुसवदा आपने तैयार किया, हम देखते रहे, मेल मुलाकातों में मौजूद रहे, लेकिन उस पर कंसेंसस नहीं हो पाया। अभी क्या तैयारी है? अभी कोई कंसेंसस हो पाएगा जो मुसवदा आप लोग तैयार कर रहे हैं? आदिल, एक तो ये है कि मैं जो पिछला था उसकी तैयारी में भी नहीं था। मुझे सिर्फ आप हमें मीटिंग में नजर आते रहे, मौलाना से मुलाकातें होती रही, रात गए आप हमें फुटेजेस में नजर आते रहे। मतलब कंसेंसस जो डेवलप करने की कोशिश थी उसमें आप पेश थे वैसे। बिल्कुल उसके अंदर था, और लेकिन अभी भी जो प्रिपरेशन हो रही मैं उसके अंदर नहीं। मैंने एक अपनी ओपिनियन थी जो सर्टेन पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के थे या पाकिस्तान को जिन चीज़ों की ज़रूरत है उस मुतालिक मैंने एक राय जो थी वो दे दी थी। और मेरी राय जो थी वो पाकिस्तान के ब्रॉड जो जस्टिस सिस्टम है उसकी सर्जरी पे है। मेरा ये इसके अंदर है कि पाकिस्तान का सारा जो इंसाफ का निज़ाम जो है ये डिसफंक्शनल हो गया है। चाहे आपकी सुप्रीम कोर्ट है, चाहे आपकी हाई कोर्ट्स हैं, चाहे आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, चाहे आपका ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर इसके अंदर आता है, चाहे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस है। इसके लिए सीरियस रिफॉर्म और सर्जरी की ज़रूरत है। और उसकी अगर बिगनिंग जो है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से हो जाती है और आपकी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स जो है उसको ट्रांसपेरेंट किया जाता है, ये मेरिट बेस किया जाता है, तो ये एक अच्छी बिगनिंग है। लेकिन इसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो पाकिस्तान के सारे इदारों पे होना चाहिए। अगर इसको नहीं करेंगे तो इससे ये लगेगा कि शायद ये पर्सन स्पेसिफिक है या इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक है, या ये लगेगा इस चीज के अंदर जो एक नैरेटिव किया जा रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो 60,000 केस है, बाकी तो तकरीबन 24 लाख केसेस जो है वो आपके दूसरी हाई कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर है। तो अगर मेरा ख्याल है कि उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाया जाएगा तो इन अमेंडमेंट्स की एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा आएगी। लेकिन अब मुझे लग रहा ये है कि जिसके अंदर ये है कि जो ब्रॉडर एजेंडा है उसके अंदर यही है कि आपका जो एक उस प्रपोज्ड अमेंडमेंट के अंदर आर्टिकल 63A वाला भी इशू था वो भी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने रिजॉल्व कर दिया है। और अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर भी अगर एक जजमेंट दे देती है जो 50 साल से एक सुप्रीम कोर्ट की एक्सटेंडिंग है, उसके ऊपर प्रेसिडेंट मौजूद है कि सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल किया जा सकता है और उन्होंने कभी भी अल्ट्रा वायरस नहीं कहा, तो मेरा ख्याल आर्टिकल 8 के अंदर भी जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर दो ही चीजें आपकी ब्रॉडली आएंगी, एक आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आएगी जिसके अंदर पाकिस्तान की सारी जो है पॉलिटिकल पार्टीज बशमूल PTI उस चीज के अंदर एग्रीड है कि इसको बनना चाहिए। टाइमिंग का एक इशू है और वो मेरा ख्याल है टाइमिंग का इशू हमेशा से
पाकिस्तान के अंदर कभी पॉलिटिक्स की वजह से आता है, कभी स्टेट फैक्ट्स की वजह से आता है। और दूसरा, पूरी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज और जस्टिस सेक्टर इस चीज पे एग्री है कि पाकिस्तान के अंदर जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हैं जो आपकी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के अंदर है, उसको बेहतरी की गुंजाइश ये है कि चूंकि ये अपॉइंटमेंट्स जो हैं इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी जस्टिस सिस्टम के अंदर आनी चाहिए वो नहीं आई। तो अगर ये दोनों चीजों के ऊपर एक ब्रॉड कंसेंसस मौजूद है तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें इसके वे फॉरवर्ड पे जाना चाहिए। और ये दोनों आप कह रहे हैं कि कंसेंसस मौजूद है, ये सारी बातें जो कर रहे हैं। जजेस की तैनाती पर तो अक्सर सवालात उठते रहते हैं कि सियासी पॉलिटिकल उनकी बैक होती है, सब हो तो आगे चल के जो है अपने फ़वाइद लिए जाते हैं उनसे। तो ये सारे मामले जो कंसेंसस है, लेकिन कंसेंसस नज़र क्यों नहीं आ रहा? मतलब तमाम जो स्टेक होल्डर हैं वो ऑन बोर्ड क्यों नहीं हुए? पिछले मुसवदे में तो नहीं हुए, जब आने वाला है उसमें अभी तक मौलाना भी नहीं माने। आदिल, इसके अंदर मैं समझता ये हूँ कि थोड़ा सा गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजी है उसके अंदर एक फ्लॉ है। चाहिए ये था कि जब आपके ये दोनों ब्रॉड इश्यूज हैं और आपका सीओडी भी है और सीओडी के मुताबिक आपकी करना, तो थोड़ा पहले इस चीज को जो था वो टेबल कर देना चाहिए था, पब्लिक ओपिनियंस के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, कंजम्पशंस के लिए। और अभी भी मैं समझता हूँ कि अगर ये सारी चीजें जो बहस चल रही है वो सिर्फ एक ही तरफ जा रही है कि शायद किसी एक शख्स की तरफ ये मैटर जा रहा है। अगर इस इंप्रेशन को डिस्पेल कर दिया जाता है कि एक शख्स नहीं है बल्कि पाकिस्तान का ये इशू है, तो मेरा ख्याल है कि ये चीज भी आगे बढ़ जाएगी। दूसरा ये है कि जिस तरफ आपने इशारा किया वो ये है कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल इस वक्त प्रोसेस है या पॉलिटिकल आपका टेम्परेचर जो है वो इतना फ्रेजाइल किस्म का हो चुका है कि हमारी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये एक दूसरे को मानती नहीं है और उस ना मानने की वजह यह है कि फिर आप ये कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है और फिर बुनियाद टाइमिंग पे बनेगी, बुनियाद पर्सनैलिटीज पे बनेगी। ठीक हो गया आपको पॉइंट आ गया। हासिल भाई, ये पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को मान क्यों नहीं रही? एक दूसरे की एग्जिस्टेंस के हवाले से खदशात हैं। मतलब अगर हम हुकूमत की बात कर ले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी एक पॉलिटिकल एंटिटी है, उनको क्यों नहीं ऑन बोर्ड किया गया? एतमाद में ले लेते, फिर सारा मामला ले आते पार्लियामेंट में। देखिए, आप नहीं, फिक्र ना करें, ये बड़े अच्छे बच्चे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे तो यकीन है कि अच्छे बच्चों की तरह बात भी मानेंगे बड़े भाई की। देखिए ना, खैबर पख्तूनख्वा छोटा भाई है, वफाक जो है वो बड़ा है, तो वफाक की बात जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बात मानेंगे और ये अपना एहतजाज वगैरह यहाँ से रैप अप करेंगे। SCO है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये वापस चले जाएंगे। अभी देखे ना, वो अलीमीन गंडापुर जो है वो कुछ न कुछ समझने के लिए बैठे हुए हैं ना वहाँ पर, तो उम्मीद है कि वो जल्द ही वहाँ से मामलात समझ कर, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जैसे खदशात का इजहार कर रहे हैं कि शायद वो कोई गिरफ्तार करके उनको जो है वो जेल भेज दिया जाएगा। वैसे अगर जेल भी भेज दिया जाए तो कोई ऐसी चंबे की बात नहीं है। मेयर कराची, आपको याद होगा, वसीम अख्तर साहब, वो जेल से ही अपनी जो शहर की हुकूमत थी वो चलाते रहे थे, वसीम अख्तर साहब। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर पाकिस्तान का कानून के मुताबिक अगर कोई आदमी कन्विक्शन से पहले गिरफ्तार होता है और अरेस्ट होता है किसी मुकदमे में, जिस तरह अभी आपको मालूम है कि वो जो उनका एक शराब बरामदगी केस है उनके ऊपर, उसमें जो कोर्ट है, कोर्ट की जानिब से उनके नॉन बेलेबल वारंट्स ऑफ अरेस्ट जो है वो बड़ा पुराना केस है 2017 का, वो इस्लामाबाद लॉकडाउन करना था तब कहा। जी, उसमें असला भी बरामदगी का केस है और वो अल्कोहल बरामदगी का केस है, तो उसमें होगा। लेकिन मेरे ख्याल से इस तक जो है वो नौबत नहीं आएगी। इससे पहले ही दानिशमंदी का सबूत देंगे अलीमीन गंडापुर, और मुझे उम्मीद है, यानी मैं तवक्को कर सकता हूँ ना, मैं खबर नहीं दे रहा, ये मेरा एनालिसिस है। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अलीमीन गंडापुर मामले की नज़ाकत को समझेंगे, हालात को समझेंगे और अच्छे जो है छोटे भाई की तरह यहाँ से रवाना हो जाएंगे दोबारा पेशावर की तरफ और कॉल ऑफ कर देंगे अपने इस एहतजाज को। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ना करने के फिर कॉन्सिक्वेंस होंगे, और ना करने के जो कॉन्सिक्वेंस है वो अगर बेयर करने के लिए वो रेडी हैं तो फिर ठीक है, बिस्मिल्लाह, घोड़ा भी हाजिर है मैदान। लेकिन ये इख्तियार तो अभी वो खुद भी कहते हैं कि बारी PTI के पास है कि वो इस जो पूरी प्रोटेस्ट इसको कॉल ऑफ करें। मिनिस्टर साहब, पॉसिबल है कि अलीमीन गंडापुर इस लेवल पे आके बात कर सके या इसको कॉल ऑफ कर ले? जी, बात है, पीर तक इमरान खान साहब से किसी को नहीं मिलने दिया जाएगा। यानी आज का दिन और कल का दिन भी वो कोई शख्स उनसे नहीं मिलेगा। इवन कि उनके कमरे का जो टेलीविजन है उसने भी धोखा दे दिया है, उसने भी काम छोड़ दिया है। तो खान साहब के पास किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही। जो वो पहले टेलीविजन से भी कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले लेते थे, अब वो सोर्स भी उनके पास अवेलेबल नहीं है। मतलब इमरान खान साहब का जेल में टीवी बंद कर दिया गया, आप ये कह रहे हैं? नहीं, वो खराब हो गया है, वो बंद नहीं किया गया, वो खराब हो गया है, वो स्टॉप वर्किंग समहाउ। देखिए ना, समटाइम इंसान की जो किस्मत जब वो काम ना कर रही हो साथ,
तो वो यही है कि उनके टेलीविजन ने काम करना छोड़ दिया है, सिग्नल नहीं पकड़ा। सिग्नल नहीं पकड़ा। चले, ये तो हैरान कुन आप बात कर रहे हैं जनाब बैरिस्टर साहब। ये जो पूरा जो प्रोटेस्ट था, बानी पीटीआई ने इसकी कॉल दी थी, तो पॉसिबल है कि अली अमीन इसको कॉल ऑफ कर सकें कि बानी पीटीआई ने जो कहा जब तक उधर से ऑर्डर नहीं आता पाकिस्तान तरीके से आप अमल करेगी अहकामात पर? देखें, बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात अली अमीन भी कर चुके हैं। अब उस बात को जितना मर्जी ट्विस्ट देख लें, देखें होना वही है जो इमरान खान ने चाहना है, ठीक है, और किसी का इख्तियार नहीं है। इख्तियार सारा सिमट के उस तरफ चला गया है और ये 8 फरवरी के इलेक्शन ने वो इख्तियार को और ज़्यादा मजबूत कर दिया है। अगर किसी की वैसे ख्वाहिश भी हो, किसी की कोई मजबूरी भी हो, तो वो दूसरी नहीं कर सकता। अब मामलात इतने खुल के सामने आ गए। बाकी आप इमरान खान की इन्फॉर्मेशन बंद कर लें, जितनी सख्तियां कर लें, टूटा पहले भी नहीं है, वो आपसे ना आगे जाके टूटेगा, ठीक है। वो अब सिस्टम की मजबूरी बन गया है, आपने उसकी मिन्नतें करनी है, आपने उससे माफ़ी मांगनी है। अब वो स्टेज आ गया है, तो बेहतर ये है कि पहले माफ़ी मांग लें, ठीक है, बजाय इसके कि वो हालात बने, ठीक है, कि बांग्लादेश की तरह जो है ना आपको प्लेट में रख के इमरान खान के सामने रखना पड़े, तो वो आपके लिए ज़्यादा शर्मिंदगी की बात होगी, ठीक है। बाकी 17 सीटों वाले का इतना वजूद नहीं है, साइज से कोई बड़ा नहीं होता। आपने कहा पंजाब बड़ा है, KPK छोड़ा है, ये मैंडेट से बड़ा होता है। जो अली अमीन के पीछे इस वक्त मैंडेट इमरान खान ने रखा है वो बहुत बड़ा मैंडेट है। शहबाज शरीफ के पास वो मैंडेट ही नहीं है, शहबाज शरीफ के पास तो अपने भाई का मैंडेट नहीं है, तो वो किधर लेके बेचारा चलेगा। तो ये बेसिकली सारी हवाई बातें हैं, इस तरह कुछ भी नहीं होने लगा। बात है कि आपको इमरान खान को मनाना पड़ेगा अगर आपने अपना निज़ाम चलाना है। अगर आप नहीं वो कर सकते, अपनी ज़िद पे, अपनी अना पे कायम रहना है तो कायम रहें। उससे इमरान खान की ज़ात को या इमरान खान की पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा। आपने जितना हमारा नुकसान करना था वो कर लिया। पीटीआई को नहीं फर्क पड़ रहा, तो पार्टी नहीं पड़ रहा, लेकिन पाकिस्तान को तो डेफिनेटली बैरिस्टर साहब पड़ रहा है ना। जिस तरह बात कर रहे थे कि गैर मुल्की शख्सियात पाकिस्तान आ रही है, डिप्लोमेटिक इनक्लेव मूवमेंट आसान है, लेकिन हमें भी पता है कि हमारे यहाँ क्या हालात रहे हैं कि किसी भी क्रिकेट टीम ने आना हो तो पहले उनकी सिक्योरिटी आती है चेक करने के लिए कि यहाँ पे क्या हालात हैं। जी बैरिस्टर साहब जी, देखें, सिग्निफिकेंस देखनी पड़ती है। आप SCO को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जैसे कोई G7 का इजलास हो रहा है या ब्रिक का इजलास हो रहा है। SCO की वक़्त अभी क्या है? SCO में बैठा कौन है? रशिया बैठा है, इंडिया बैठा है, चाइना बैठा है। रशिया से बात करने पे तो आपने इमरान खान को बाहर निकाला हुआ है। इंडिया आपका दुश्मन है। अभी तक यूक्रेन वॉर में आप खड़े किस तरफ हैं? आप अमेरिका के पलड़े में खड़े हैं। आप तो रीजन के साथ खड़े ही नहीं हैं। पहले अपनी आइडेंटिटी तो डिफाइन करें कि आप खड़े किधर हैं। SCO की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आपके मुताबिक, एक मतलब नॉर्मल सी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी कोई रोल नहीं है, आप ये कह रहे हैं? देखें, कोई देखें इजलास भी होते रहते हैं, चीज़ें भी होते रहे, इससे कोई ऐसी को गेम चेंजर चीज़ आपको नहीं मिलने लगी। मगर फिर भी है, ठीक है, उन्होंने आना है, उनके मामलात में कोई रुकावट नहीं होगी। ये एहतजाज खाली D चौक तक कन्फाइंड है, बाकी पूरा इस्लामाबाद आपके पास है। कंटेनर लगा के आपने खुद बंद किया, आज कंटेनर हटाएं, मूवमेंट करने दें, आपके यहीं से काफिले जाएंगे। क्या है, कितने लोग हैं? खुद तो आप कह रहे हैं 5000 लोग हैं, फिर आपको परेशानी किस चीज़ की है? 5000 लोग तो एक लेन नहीं पूरी करते, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं? परेशानी लेकिन शंघाई ताउन तंजीम की बड़ी अहमियत है सर रीजनल कनेक्टिविटी के लिए। जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, साथ में दुनिया की बड़ी जो पावर्स हैं, उसमें चाइना हो या रूस हो, वो उसका पार्ट है, पाकिस्तान इंडिया भी उसका पार्ट है। चले इसको इतना माइनस नहीं कर सकते और आफ्टर लॉन्ग टाइम स्टार्ट कर लें ना, टैपी स्टार्ट कर लें, जुर्रत दिखाए ना। हाँ चले भी एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद नंबर गेम पे बात करेंगे कि हुकूमत कब ये बिल टेबल कर सकती है और नंबर गेम पार्लियामान में क्या होगी। अब एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हाफिज खान साहब और साथ आप भी मौजूद हैं। ज़रा आपसे एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा था ब्रेक से पहले कि ये बता दें कि क्या लग रहा है कब तक ये जो तरामीम के हवाले से बिल है ये पार्लियामान में टेबल होगा? नेक्स्ट वीक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है? देखिए आदिल, एक तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कब आना चाहिए, इस वक्त आना चाहिए जब गवर्नमेंट समझती है कि उसके पास आर्टिकल 239 के नीचे वो एक प्रोसेस पूरे करने की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है, यानी कि 2/3 मेजॉरिटी आपको टोटल हाउस की चाहिए तो बिल आ सकता है।
और उसके अंदर ये है कि सेनेट के अंदर भी आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए, तकरीबन 64-65 लोग जो हैं। ये आप बाय बुक बातें कर रहे हैं, हमें वैसे बताएं, आप इजलासों में बैठे होते हैं जनाब, क्या हुकूमत की प्लानिंग क्या है, ला रही है उसको इस वीक में? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोटेस्ट बाहर तो ये लग रहा है कि इनको इनसाइडर मालूम है कि आने वाला वीक बहुत अहम है, इसलिए आके डी चौक पे बैठे हुए हैं। उसमें आदिल असल तो ये है कि ये गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन है और गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन जो है इसको बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने कब टेबल करना है। हाँ, एक चीज है और वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक इस वक्त एफर्ट की जा रही है कि इसको किसी कंसेंसस की तरफ लेके जाया जाए और जिन चीजों के ऊपर एक ज्यादा क्रिटिसिज्म आया था उन सारी चीजों को जो है फॉर द टाइम बीइंग जो है आप इस प्रोसेस से निकाल दें। मिनिस्टर साहब, इज इट पॉसिबल कि जिस तरह भी बात कर रहे हैं हाफिज साहब के, पॉसिबिलिटी है कि जो रिजर्वेशन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मुसवदे के हवाले से उनको दूर कर दिया जाए तो ये मामला आप भी आगे चल सकते हैं, इसका जो आईनी तरमीम है इसको सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम कॉन्सेप्चुअली गलत है। ये इस प्रिजम्पशन पे बनाई जा रही हैं कि हमारे यहाँ शायद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट आपका ऑलरेडी एक आईनी इदारा है, आपकी हाई कोर्ट्स ऑलरेडी आईनी इदारा है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन डिस्चार्ज कर रही हैं। खाली मसला किस चीज़ का है जिसकी तरफ आप कहते हैं कि जी बॉटल नेक्स मौजूद हैं, लोगों के केस नहीं सुने जाते, तो उसका हल तो बेंच मैनेजमेंट से हो सकता है। उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप एक कोर्ट को ही ख़त्म कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जिन भी ममालिक में हैं वो सारे जो है ना वो कॉमन लॉ कंट्रीज़ नहीं हैं, वो सिविल लॉ कंट्रीज़ हैं। फ्रांस वगैरह में है, इंग्लैंड वगैरह में कोई ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है। देखिए, ये मसले और तरह से भी हल हो सकते हैं, मगर इधर ऑब्जेक्टिव कुछ और है। इधर आपको आने वाले चीफ जस्टिस साहब पसंद नहीं है, आप उनको प्रीएम्प्ट करना चाह रहे हैं, वरना आप उनका नोटिफिकेशन कर चुके होते। आप चीज़ों को और तरफ ले जाना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि बाद में कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट आपस में लड़ते रहें। ये और गेम हो रही है, इसका आवाम से लेना देना दूर दूर तक नहीं है। हसन साहब, आपको क्या लग रहा है कि जो 63A की तशरीह भी हो गई है, क्या अब लग रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस बार कामयाब हो जाएंगे जिस तरह वो एफर्ट्स लगा रहे हैं और नंबर्स पूरे हो जाएंगे? देखिए, नंबर तो पूरे हो जाएंगे जी, ये तो आईनी तरमीम हो जानी है, लेकिन जैसे कब हो जा रही है? ये नेक्स्ट वीक में टेबल हो जाएगी, आपको लग रहा है? जी, नेक्स्ट वीक में हो जाएगी जी, नेक्स्ट वीक में हो जाएगी। और इसमें चंद यानी आप उंगलियों पर दिन गिन सकते हैं, यानी 10 दिन के अंदर अंदर ये सारा काम हो चुका होगा और ये 15 तक जो है ये काम आई बिलीव कि ये सारी चीज़ रैप अप हो चुकी होगी। एक बात। दूसरा ये है कि ये क्या पूरी का पूरा जो वो मसवदा होगा जो आपने पहले देखा था, नहीं, वो नहीं होगा। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम है, जिसकी अपॉइंटमेंट है या जिसकी अकाउंटेबिलिटी है, ये 3-4 चीज़ें होंगी। जुडिशल कमीशन की जो है वो उसकी जो फॉर्मेशन है उसके हवाले से कुछ चीज़ें होंगी, तो 3-4 चीज़ें मखसूस चीज़ें होंगी जिसके ऊपर यानी बाय एंड लार्ज जो है जिसके ऊपर तकरीबन कंसेंसस मौजूद है। जहाँ तक रहा सवाल जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, तो ये तो आप हो ही समझें जी, ये तो हो जानी चाहिए। और इसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को अगर आप समझ रहे हैं कि उनकी वजह से जो है वो ये हुकूमत कर रही है, तो ये उनकी वजह से नहीं है। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के टाइम चीफ जस्टिस काजी फाइज आई डोंट थिंक सो कि वो जज भी थे हाई कोर्ट के। ये उससे पहले भी 90s से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनसे मुतल्लिक जो है जो जुडिशल जो है रिफॉर्म्स का वो बात कर रही है, बेनज़ीर साहिबा बात करते रही अपनी ज़िंदगी में। तो ये वो चीज़ें हैं जो माजी से चलती हुई आ रही हैं, लेकिन अभी इस चीज़ को क्लब किया जा रहा है चीफ जस्टिस काजी फाइजा से। मैं सवाल पूछता हूँ, कोई एक मुकदमा ऐसा बता दें, कोई एक फैसला ऐसा बता दें जिसमें उन्होंने फैसला दिया हो, जिसमें उन्होंने आइन को रीराइट किया हो। 63A में तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने रीराइट कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन को। इस तरह मखसूस नशिस्तों वाला जो फैसला है, इसमें आर्टिकल 51 को रीराइट कर दिए हैं। आप जो प्लेन टेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो पढ़ें और फिर आप फैसले को पढ़ें, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन इसके बावजूद चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के ऊपर जो है वो इस किस्म के इल्ज़ामात आयद करना, बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करना, और उनके फैसले जो हैं वो, लेकिन जो 63A वाला फैसला इसके बाद तो हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो देखे ना, वो मामला उस तरफ चला जाएगा, खरीदो फरोख्त होगी और भी तो फिर ये काम तो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का ना। आदिल साहब मेरी बात सुने, एक काम जो है वो पार्लियामेंटेरियंस का है। इनके पास गवर्नमेंट थी ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मेजॉरिटी भी थी। उस टाइम क्यों नहीं कंसेंसस डेवलप किया इन्होंने? उस टाइम क्यों ये रेफरेंस लेकर आए थे? उस टाइम तो गवर्नमेंट में थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जब प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने ये रेफरेंस भी भेजा था। तो ये काम तो उस टाइम नहीं किया इन्होंने भी शॉर्टकट तलाश की। उस टाइम असल में हुआ ये है कि माजी में सुप्रीम कोर्ट के साथ इनकी एक जो है अंडरस्टैंडिंग थी, इनके साथ इनको एक मुकम्मल सहूलतकारी मिलती रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो वो समझ रहे हैं कि आप दूसरी तरफ शायद ये सहूलतकारी ना हो,
तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फाजिल साहब वो किसी की सहूलतकारी के लिए अपना कंधा हुकूमत को प्रोवाइड नहीं करते और वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते हैं, चाहे इससे किसी को तकलीफ हो चाहे कोई खुश हो। चले चले बैरिस्टर साहब, क्या है नंबर गेम, क्या लग रहा है हुकूमत पूरी कर लेगी या आपके जो लोग हैं वो बिक जाएंगे, या हॉर्स ट्रेडिंग जो आपको खदशात हैं, सब लोग इंटैक्ट हैं, राब्ते में हैं? जी 63A के बावजूद भी बंदे इंटैक्ट हैं, बंदों को ग्राउंड रियलिटीज़ का पता है। देखें सिस्टम इस तरह से नहीं चलाया जाता। सिस्टम, आप क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी इमरान खान को फेवर मिलती रही अदलिया से। देखें फेवर जिनको मिलती रही वो बहुत पीछे चले जाएं। तैयारा हाईजैकिंग केस आपके सामने 8 साल बाद अपील कंडोन करके रिलीफ दिया गया था नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ अब दोबारा लैंड किया, उसकी चारों अपीलें डिसमिस, दोनों अपीलें डिसमिस हुई थी। 4 साल के डिले के बाद रिस्टोर हुई, फैसला हुआ, उसे इलेक्शन के लिए ड्राई क्लीन किया गया। ये इस तरह की सहूलतकारी होती है। फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं। बात है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कब का है, वो किसके खिलाफ आपने साइन किया था जमातों ने, तो किस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? बुनियादी तौर पर एक जो है ना CV लेके फिर रहा है एक वजीर आजम को निकालने के लिए कि जी मेरी मुहिम है, मैं आपको जी कंसेंसस डेवलप करके दूंगा। ये इस तरह की गेम हो रही है, ये वैसे ही नहीं कह रही होगी। आप ये कह रहे हैं बिलावल साहब अपने लिए सारे मामला कर रहे हैं कि आगे चल के अंदर के लिए चीजें बेहतर हो, आप ये कह रहे हैं? सारा जाहिरी बात है, जाहिरी बात है। हाँ जी, और तो आपको नून के इंटेंशन से पता चल जाएगा होना क्या है। आने तो दे आईनी तरमीम। ठीक है हाफिज साहब, आपको क्या लग रहा है नंबर पूरे हो जाएंगे हुकूमत के पास, मतलब कामयाब हो जाएगी हुकूमत अपने अज़ाइम में? आदिल, जिस मेरा ख्याल है कि स्पिरिट के साथ जो है वो ट्राई चल रही है, या जिस तरह का एक परसेप्शन इसके अंदर है, डेफिनेटली जो है वो ट्राई करेंगी। और मैं ये समझता हूँ कि उस ट्राई करने के अंदर अगर ये मौलाना फजलुर रहमान को ऑन बोर्ड कर लेते हैं और सिर्फ उस हद तक रहते हैं कि जो नेशनल असम्बली के अंदर उनकी स्पीच है कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम बेहतर होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए, जुडिशल अपॉइंटमेंट्स जो है उनके अंदर बेहतरी आनी चाहिए, और जजेस की अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म जो है जो हमारी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसमें बेहतर आना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे ये लगे कि ये प्रोसेस जो है वो आगे नहीं जा रहा। हाँ, अगली चीज़ ये है कि बड़ा मुश्किल है, चूंकि जिस तरह लेवल के ऊपर एक कन्फ्रंटेशन है कि PTI जो है वो एक इसके ऊपर स्टैंड लेगी और शायद जो है उसकी वजह वो पॉलिटिकल ग्राउंड रियलिटीज की बुनियाद पे आएगा। लेकिन अल्टीमेटली जो है कि इसके जब पार्लियामेंट के अंदर जाएगी तो उसके अंदर आप ये देखिएगा कि मुझे लग ये रहा है कि ये इसके अंदर आर्टिकल 239 का जो फिगर है वो उसको गवर्नमेंट जो है वो अचीव कर लेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगला ये है कि ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तक नहीं रहना चाहिए, इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स, पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और पाकिस्तान का होल जो आपका जस्टिस सिस्टम है उस पर जाना चाहिए, ताकि कोई ये ना कहे कि ये पर्सन स्पेसिफिक है। ठीक है, ठीक है, और ठीक है कि हुकूमत अपने लिए कर रही है, क्योंकि जो ज़्यादातर तादाद है केसेस की वो हम देखें 25 से 27 लाख केसेस जिनका फिगर आता है वो लोअर जुडिशरी में है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का आज के प्रोग्राम में शरीक। नाज़रीन, हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट कर रही है, जिन्ना एवेन्यू पर अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद हैं। दूसरी जानब पुलिस और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने ताहाल इस्लामाबाद को एक चारों तरफ से कहले के शहर को कंटेनर्स लगाकर बंद किया हुआ है, और अभी हुकूमत और देख रहे हैं कि बाकी मामला कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सम हो किसी न किसी जगह पर इंगेज करने की कोशिश की जा रही है। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।